जय हिंद डियर गाइज, वेलकम बैक। दिस इज संदीप कुमार एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीरियस जानकारी। डियर गाइज, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब हम लोग जानेंगे इसके महत्वपूर्ण एक एक बिंदु को। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। अब यह स्रोत कौन कौन हैं, इसको हम लोग जानेंगे। प्रथम स्थान पर है धार्मिक साहित्य स्रोत। धार्मिक साहित्य स्रोत। दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक साहित्य स्रोत। थर्ड नंबर पे है ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। फोर्थ नंबर पे है विदेशी यात्रियों के विवरण। 5 नंबर पे है पुरातात्विक स्रोत। तो इन स्रोतों से ही हम लोग भारतीय प्राचीन इतिहास को जान पाते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक साहित्यिक स्रोत। अब इसके अंतर्गत जो है वह है ब्राह्मण साहित्य। इसके अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण एवं पुराण आते हैं। उसके बाद से है भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों के संकलन करता है वह है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वेदों के संकलन करता कौन है, तो यह हो जाएगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। चारों वेदों में ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानेंगे ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 108 सूक्त, 11 वाल खिल्य सूक्त सहित हैं, 1028 ऋचाएँ यानी श्लोक हैं और लगभग 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएँ श्लोक सर्वाधिक प्राचीन है। यह पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। तो यह भी प्रश्न हो सकता है कि ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल कब जोड़ा गया, तो सबसे अंत में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। यह भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका जिक्र है, तो पुरुष सूक्तम में चतुर्वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार हैं विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज, वामदेव, गृत्समद और अत्रि। यह भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। अब है ऋग्वेद के महिला रचनाकार हैं
लोप, मुद्रा, सच्ची, घोषा, कक्षावृत्ति और पौलोमी। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। यह मंत्र भगवान सूर्य को समर्पित है। ऐतरेय एवं कौशितकी सांख्यान ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यह भी पूछ लिया जाता है। ऋग्वेद में 5 जनों का उल्लेख मिलता है। वे जन हैं यदु, द्राहु, तुर्वस, पुरु और अन्नु। सामवेद यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाला मंत्रों का संग्रह है। यानी यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किस वेद में मिलता है? तो सामवेद में मिलता है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिनमें 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें वर्णित देवता सविता या सूर्य है, यानी सूर्य को सविता भी कहा गया है। आगे हम लोग जानेंगे। साम का अर्थ होता है गान। साम का क्या अर्थ होता है? तो गान होता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है। तो साम का अर्थ होता है गान और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया। सामवेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित उद्गाता कहा जाता था। यानी सामवेद के मंत्रों को जो उच्चारित करते थे उन्हें हम उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों विधाओं में की गई है। यानी गद्य और पद वाला वेद है, यह यजुर्वेद है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का उल्लेख है। यह कर्मकांड प्रधान है। कर्मकांड प्रधान कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को अध्यार्यु कहा जाता था। अथर्ववेद सबसे बाद का रचित वेद है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि और जादू टोना का वर्णन मिलता है। यानी जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि से संबंधित जो वेद हैं वो हैं आपका अथर्ववेद। अब है उपनिषद। उपनिषद वह रहस्य विद्या है जिसका ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता था। यानी उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद को वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण वेदांत भी कहा गया है। इस पॉइंट को याद रखना है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, जिनमें प्रामाणिक सिर्फ 12 ही हैं। यानी उपनिषद की संख्या 108 माना गया है और इनमें जो प्रामाणिक है वह सिर्फ 12 है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, यह कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या है वह 18 है, जिनमें मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन है। पुराणों के रचनाकार हैं लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। अब है मनुस्मृति रचना काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी है। यह स्मृतियों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। तो यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रमुख वेद 4 हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। अब जो ये उपवेद 4 हैं वे कौन कौन हैं? आयुर्वेद हैं, धनुर्वेद हैं, गंधर्ववेद हैं, शिल्पवेद हैं। व्याकरण के ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत
अष्टाध्यायी है। इसका रचना काल 400 ईसा पूर्व माना जाता है। दो महाकाव्यों के नाम हैं महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण क्या है? तो ये महाकाव्य हैं। महाभारत के रचनाकार हैं महर्षि वेदव्यास, जबकि रामायण के रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। महाभारत में कुल 1 लाख श्लोक हैं। इसका रचना काल 400 ईसा पूर्व है। महाभारत के रचनाकार हैं महर्षि वेदव्यास। अब हम लोग जानेंगे बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध साहित्य क्या है? बौद्ध साहित्य सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, महावंश, दीपवंश, बुद्ध चरित्र। रचनाकार इसके हैं अश्वघोष, ललित विस्तार, महाविभास। इसके रचनाकार हैं वसुमित्र। इसके रचनाकार हैं वसुमित्र। जातक साहित्य और हैं आपको यहाँ पर जातक इत्यादि बौद्ध साहित्य हैं। सुत पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है कि सुत पिटक को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे विनय पिटक में मठ निवासी बौद्धों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। तो यह भी आप पॉइंट को याद रखिएगा। विनय पिटक में मठ निवासी बौद्धों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थोड़ा सा ऐसे रहो जी। अब नेक्स्ट जानेंगे अभिधम्म पिटक से बौद्ध दर्शन की जानकारी मिलती है। जावा स्थित बोरोबुदुर से 19वीं सदी में महायान बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने की जानकारी मिलती है। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ जातक में संकलित हैं। यह पॉइंट याद रखिएगा। जातक में बौद्ध गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में हैं? तो जातक में संकलित हैं। अब नेक्स्ट जानेंगे हम लोग जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र इत्यादि। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, अंग, उपांग। प्राचीन जैन ग्रंथ को पूर्व कहा गया है। नेक्स्ट जानेंगे प्रारंभिक जैन धर्म के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत कल्पसूत्र है। अब नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे हम लोग अर्ध ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। स्वप्न वासवदत्ता, प्रतिज्ञा, योगेंद्रायण भास जो संस्कृत के प्रथम नाटककार थे। यह है संस्कृत के प्रथम नाटककार जो थे वो कौन थे? भास थे। मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त, अभिज्ञानम शाकुंतलम, कालिदास, अर्थशास्त्र, कौटिल्य इत्यादि ये जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र इसकी रचना तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्राध्यापक कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त के द्वारा मौर्य काल में किया गया था। यह राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, लेकिन इसमें कर, टैक्स,
व्यवस्था का जिक्र किया गया है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। इससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री थे। यह भी पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। प्रथम शताब्दी में रचित गार्गी संहिता से भारत पर यूनानी आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। यानी प्रथम शताब्दी में जो रचा गया गार्गी संहिता से तो हमें मालूम चलता है किसकी, यूनानी आक्रमण का। चौथी शताब्दी में कालिदास द्वारा रचित मालविका गिनिमित्रम से शुंग वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यह वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको जानना। स्वप्न वासदत्तम भास है इसके रचनाकार, जो प्रथम नाटककार भी थे संस्कृत के। से वत्सराज उदयन एवं चंड प्रधोत तथा शूद्रक द्वारा रचित मृच्छ कटिंकम से गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। आगे चलेंगे। बाण भट्ट रचित हर्ष चरित्र से हर्षवर्धन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम एवं विशाखा दत्त रचित देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। विक्रमाकंदेव चरित बिल्हण से चालुक्य नरेश विक्रमादित्य एवं कल्हण रचित राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी की रचना 12वीं सदी में हुई थी। पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। इसकी भाषा संस्कृत है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, विदेशी यात्रियों का विवरण जानेंगे। अब हम जानेंगे यूनानी रोमन यात्री। अब है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका है, जिसमें फारस भारत संबंधों का उल्लेख है। इसकी रचना 5वीं सदी ईसा पूर्व में हुई थी। अब हम लोग जानेंगे टीसीएस के बारे में। यह ईरानी लेखक कि इसका वृत्तांत कल्पित कहानियों से भरे पड़े हैं, अतः इनके लेख भारत का सही तस्वीर पेश करने में सक्षम नहीं है। अब है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। यह याद रखिएगा, यह किसका राजदूत बनकर आया था, तो सेल्यूकस निकेटर का। और किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र, जिसका आज आधुनिक नाम पटना है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में इन्होंने तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और अन्य विषयों पर प्रामाणिक रचना की है। यह 305-297 ईसा पूर्व में भारत आया था। इंडिका मूल रूप में अप्राप्य है। अब है प्लिनी। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में उसने भारत एवं इटली के मध्य व्यापार और भारतीय वस्तुओं, पशुओं तथा वनस्पतियों की चर्चा सब विस्तार से की है। यह 77-78 ईस्वी में यूनान से भारत आया था। अब हम लोग जानेंगे टॉलमी के बारे में। टॉलमी की प्रसिद्ध पुस्तक जियोग्राफी है। इसकी रचना उसने 150 ईस्वी में की। वह रोम का निवासी था। अब हम लोग जानेंगे डाइमेकस के बारे में। यह सीरिया के सम्राट अंतिओकस का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था। उसके मौर्य युगीन विवरण उल्लेखनीय हैं। वह
298 से 273 ईस्वी पूर्व में भारत आया था। अब है डायनोसियस। वह मिस्र के सम्राट टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और मौर्य सम्राट अशोक के दरबार में आया था। तत्कालीन मौर्य समाज की चर्चा उसने अपनी पुस्तक में की है। अब हम लोग जानेंगे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके ग्रंथकार यूनान के निवासी थे, पर इनके नाम का अता पता नहीं चला है। वह 80 ईस्वी में भारत आया था। उसने अपनी रचना में भारतीय बंदरगाहों और आयात निर्यात की वस्तुओं का विशद वर्णन किया है। अब हम लोग जानेंगे चीनी एवं तिब्बती यात्री। अब है फाहियान। यह चीनी यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंशीय शासक के काल में 375-415 के बीच आया। उसने फूकोकी की रचना की, ह्वेन सॉन्ग। यह सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में हर्षकालीन भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी दी। उसे यात्रियों के सम्राट के नाम से जाना जाता है। यह पॉइंट वेरी इम्पोर्टेंट है कि यात्रियों के सम्राट किसे जाना जाता है, तो ह्वेन सॉन्ग को। वह भारत 629-643 ईस्वी पूर्व तक रहा। यह चीनी यात्रियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय था। अब है इत्सिंग। इस चीनी यात्री ने भारत के बारे में विशद जानकारी उपलब्ध कराई। यह 675 से 695 ईस्वी के मध्य तक भारत में रहा। यह बहुत समय तक विक्रमशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय में भी रहा। अब है लामा तारानाथ। यह तिब्बती लेखक हैं। अपनी पुस्तक कंग्यूर एवं तंग्यूर के माध्यम से उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में विशद जानकारी उपलब्ध कराई। अब हम लोग जानेंगे अरबी यात्री अल बरूनी। ये लेखक के अतिरिक्त एक महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषी भी थे, जो 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ उसके भारत आक्रमण के समय आया और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज में तत्कालीन भारत के निवासियों की दशा का विस्तृत वर्णन किया। अब है सुलेमान। यह एक अरब यात्री था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में वलहर, राष्ट्रकूट, रुहमा, पालवंश एवं जुजू, प्रतिहार जैसे राजपूत राज्यों का चित्रण अपनी पुस्तक में किया है। वह एक स्थान पर लिखता है, बंगाल के मलमल का एक पूरा थान अंगूठी के छिद्र से बड़ी आसानी से निकल जाता था। यह 9वीं सदी में भारत आया था। अब है अल-विल्लादूरी। यह अरबी यात्री 9वीं सदी में भारत आया था। अपनी पुस्तक फुतूहल बुल्दान में उसने भारत पर अरब आक्रमण एवं उसके प्रभाव की चर्चा की है। अल मसूदी। यह अरबी यात्री भारत में 915-17 ईस्वी में आया और अपने ग्रंथ मुरुज उल जहान में प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट आदि राजपूत राजाओं के मध्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का रोचक वर्णन किया है। अब हैं इब्ने खुर्दादब। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल मसातमक वल मामलिक है, जिसमें इन्होंने भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की विशद चर्चा की है। ये अरब देश के यात्री हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे यूरोपीय यात्री। अब जो है यह मार्को पोलो।
यह एक इटालियन यात्री था जो भारत में 1292-1294 ईस्वी के बीच रहा तथा दक्षिण भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी देता है। निकोलो कांटी, यह 1419 से 1444 ईस्वी तक भारत की स्थिति विशेषकर विजयनगर साम्राज्य के इतिहास पर प्रकाश डाला है। अब हम लोग जानेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो स्तंभों, गुफाओं, मूर्तियों, मुद्राओं, शिलाओं आदि पर उत्कीर्ण होते हैं वे अभिलेख कहलाते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईस्वी पूर्व में प्राप्त हुए। इनमें इंद्र, मित्र, वरुण और नसात्य आदि वैदिक देवताओं के नाम खोदे हुए हैं। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख अशोक महान के समय प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और इन्हें पहली बार 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिपेंस ने पढ़ा था। यह याद रखिएगा कि अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा, तो होगा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। जो ये अभिलेख हैं उनको पहली बार 1837 में जेम्स प्रिपेंस ने पढ़ा था। सम्राट अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी एवं अरामाइक लिपियों में पाए गए हैं। गुप्त काल से पूर्व के अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। गुप्त काल तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत भाषा में हैं। सर्वप्रथम जेम्स प्रिपेंस ने 1837 में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। भारत के प्राचीन सिक्के आहत सिक्के पंचमार्क्ड कहलाते हैं। भारत के प्राचीन सिक्कों को आप क्या कहिएगा? आहत सिक्के, पंचमार्क्ड। ये 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के हैं। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने वाले इंडो ग्रीक हिंद यवन थे। समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से हमें उसके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। तो गाइज, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सीरियस जानकारी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।